दिखाओ जरा, दियो भाई इनके असाइनमेंट को। सभी लोग के पास है ना ये? पहला हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 डन। नहीं हुआ, फर्स्ट नहीं हुआ, कैसे आगे बढ़े? चलो सेकंड डिस्कस कर लेते हैं जब तक ये लोड होता है। टू मेक एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट हैव अ नेगेटिव चार्ज। एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट मतलब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे हमें नेगेटिव चार्ज लाना है। हमें क्या करना पड़ेगा? वी मस्ट ऐड सम एटम्स, रिमूव सम एटम्स, ऐड सम इलेक्ट्रॉन्स और रिमूव सम इलेक्ट्रॉन्स, ऐड सम इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही है। तो सेकंड का जो आंसर होगा वो होगा भाई सी। सेकंड का आंसर क्या होगा? सी। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी डिस्कस कर लें। कहता है टू मेक एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट हैव अ पॉजिटिव चार्ज। अगर एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज लाना चाह रहे हैं तो क्या करें? कुछ न्यूट्रॉन्स निकाल दें, कुछ न्यूट्रॉन्स ऐड कर दें, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें या कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दें। बोलो बोलो, कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दें। अब एक चीज सुन ले बहुत ध्यान से, ये सवाल बनाने जिसने भी बनाया मतलब थोड़ा गड़बड़ है। मैं होता तो इसमें एक ऑप्शन और देता, मैं इसमें एक ऑप्शन और देता, ऐड सम प्रोटॉन्स। और मान ले मैंने वो ऑप्शन भी दिया होता, ऑप्शन ए होता ऐड सम प्रोटॉन और ऑप्शन डी होता रिमूव सम इलेक्ट्रॉन। फिर किस पे टिक लगाता? रिमूव सम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तो प्रोटॉन नहीं ऐड करा सकता किसी पे भी। क्यों नहीं करा सकता प्रोटॉन ऐड? क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो कैसे ऐड हो जाएगा? तो किसी पे पॉजिटिव चार्ज लाने का यही एकमात्र तरीका है कि तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कराए भाई? रिमूव। अरे यार हाँ ना तो बोल। अगला सवाल, एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इज अ मटेरियल। इंसुलेटर कैसा मटेरियल है? containing no electrons, through which electrons do not flow, that has more electrons than protons, और cannot be a pure chemical element। बोल भाई कौन सा? A B C D, A B C D, B, B is the correct option, B is the correct option। हाँ, पांचवा नहीं हुआ होगा, छठा भी नहीं हुआ होगा, सातवां नहीं हुआ होगा, आठवां नहीं हुआ होगा, नौवां हो गया होगा। व्हाट इज एनिहिलेशन इन पेयर प्रोडक्शन? मैंने बताया था। 10वां भी, हाँ बोलो, 10th का आंसर बोलो। 3.3 ई चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ के ना? यस और नो? नहीं एग्जिस्ट कर सकता। क्यों? क्वांटाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। अब जिन बालकों से पहला सवाल नहीं हुआ, आओ अब जरा डिस्कस कर लें भाई। पहले क्वेश्चन को यहीं पे डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? सवाल कितने लोगों से नहीं हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन, रेज योर हैंड। गुड। केमिस्ट्री कमजोर है तुम लोग, बहुत कमजोर। कहता है द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ लिथियम। कह रहा है हीलियम कह ले, क्या फर्क पड़ता है? 1 मोल ऑफ हीलियम, 1 मोल ऑफ कह रहा है 1 मोल हीलियम में टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा? और भैया तुझे एटॉमिक नंबर भी दे रखा है और मोलर मास भी दे रखा है। 1 मोल में पूछ रहा है तो इस सवाल में लगेगा मोल कॉन्सेप्ट। हीलियम का जो एटम होता है क्या वो 2He4 होता है? यार हाँ ना तो बोल। हीलियम का जो एटम होता है क्या वो 2He4 होता है? बेसिक ज्ञान वाली बात है। तो एक हीलियम के एटम में कितने प्रोटॉन है? 2। एटॉमिक नंबर जो होता है वही बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, इलेक्ट्रॉन नहीं। अगर एटम न्यूट्रल हो तो ये बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के।
यानी कि एक हीलियम एटम में कितने प्रोटॉन? 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2। नहीं आया। उसने तेरे से क्या पूछा है? एक मोल में कितने। तो एक बात बता, एक मोल कितने का बनेगा? कितने ग्राम का? या मैं एक बात समझ सकता हूं, एक मोल हीलियम में टोटल एटम होंगे कितने? मोल कॉन्सेप्ट लगा, 6.0 इंटू इतने एटम्स होंगे ना। 1 भी बोल रहा है कोई, शाबाश, वाह 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 वाह। 10 की पावर 23 एटम्स, इतने एटम्स होंगे एक मोल में। यार नहीं आया। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इतने एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं क्या? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 2। बोल सही है क्या भाई? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। उसने तेरे से क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है या चार्ज पूछा है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता बालक? 1.6 इंटू 10 टू पावर। तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा भाई? क्या इसकी मल्टीप्लाई मुझे कर देनी चाहिए 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 से? आंसर बोल सही है क्या? कितने लोगों ने ऐसे ही किया है? शाबाश, बहुत बढ़िया। जिससे नहीं हुआ उतार डालो। ये लो असाइनमेंट, जो क्वेश्चन रह गए इनका उत्तर आज मिलेगा। अरे बोलो कितने तरीके? 2। कौन कौन? कंडक्शन और इंडक्शन। क्या हमने कंडक्शन पे चर्चा कर ली थी भाई? आज हम किस पे चर्चा करेंगे भाई? इंडक्शन पे, है ना। टुडे वी विल टॉक अबाउट इंडक्शन। तो हेडिंग लिखो, चाहे लिख भी रखी होगी, इंडक्शन। ठीक है, ये बहुत मजेदार चीज है ये इंडक्शन। ठीक है, देखो जरा इंडक्शन क्या होता है। इट इज द मेथड of charging a body. It is the method of charging a body without actual transfer of electrons. Without actual transfer of इलेक्ट्रॉन्स। ब्रैकेट में लिखेंगे फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। ब्रैकेट में लिखेंगे फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। ब्रैकेट बंद। कंडक्शन एज अ प्रोसेस हम लोगों ने भाई समझा था। ठीक वैसे ही इंडक्शन एज अ प्रोसेस हम समझेंगे, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग फेनोमेना है। इसमें क्या है, बॉडी को चार्ज तो करना है लेकिन टच नहीं होना चाहिए। तुम सोचोगे बिना टच किए चार्ज का ट्रांसफर आखिर होगा कैसे? तो वो अपन करके दिखाते हैं। देखो कैसे होगा बिना टच किए चार्ज का ट्रांसफर। समझो बात। मान लो स्टेप 1 पे आते हैं अपन लोग। हमारे पास में ये कोई एक टेस्ट ट्यूब है और हम कह रहे हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैसे चार्ज है? पॉजिटिव। साथ के साथ हमारे पास एक बॉडी है जो कि न्यूट्रल है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये बॉडी क्या है भैया? न्यूट्रल। अभी ये दोनों दूर दूर रखी हुई है। हमें इस बॉडी को इसकी मदद से चार्ज करना है बिना टच कराए। क्या काम करो, इन दोनों बॉडीज को बेहद पास ले आओ। मेरे शब्दों पे गौर करें प्लीज। मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों बॉडीज को बेहद क्या ले आओ? पास। मैंने इन्हीं का टच कराओ, मैंने कहा इन्हें बेहद पास लेके। बेहद पास लेके आने की वजह से क्या होगा, एक बात सोच के बोलो।
माना कि ये बॉडी न्यूट्रल है, लेकिन इस बॉडी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो होंगे ना। जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही, अरे भाई तभी तो बॉडी न्यूट्रल है। बिना चार्ज पार्टिकल के तो कोई बॉडी बन नहीं सकती है, हाँ ना बोलो यार। अब जब तुम इस बॉडी को इसके बहुत ज्यादा पास ले आओगे तो सोच के देख, क्या इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ नहीं खींचेगा? क्योंकि हमने पढ़ाया था अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे और प्रोटॉन एक तरफ। ये जो प्रोसेस हुई है, ध्यान से समझिए, ये जो प्रोसेस हुई है, इसी प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं। और मेरी बात सुन, इस कंडीशन में ये बॉडी इस बॉडी से अट्रैक्ट होगी। नहीं आया? ये बॉडी इस बॉडी से अट्रैक्ट होगी, लेकिन ध्यान लगा के सोचे तो बॉडी अभी भी न्यूट्रल है। बॉडी अभी भी, तो एग्जामिनर सवाल पूछेगा कि क्या एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? आंसर है हाँ। किस प्रोसेस से? इंडक्शन। अब एग्जाम्पल याद कर, दिमाग तो चलता नहीं तुम लोग का। मैंने तुम्हें कागज वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, बोला था कि कागज का टुकड़ा लो, उसको रखो, स्केल को अपने बालों पे रगड़ो, कागज का टुकड़ा अट्रैक्ट होता है। क्या तूने कागज के टुकड़े को रगड़ा था बाल पे, या तूने स्केल को रगड़ा था? तो चार्ज किस पे था? कागज का टुकड़ा क्या था? फिर भी क्या हुआ? किस प्रोसेस से? नहीं आई बात समझ में? गुब्बारे को यहां रगड़ के जब चिपका देता है तो चार्ज किस पे है? गुब्बारे पे, बैलून पे, दीवार पे थोड़ी चार्ज होता है। तो एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, और इस फेनोमेना को कहते हैं इंडक्शन। में यहाँ पे बना देता हूं कि यहाँ पे इस केस में क्या होगा? अट्रैक्शन। और इसी को क्या बोलेंगे? इंडक्शन। फिर से सुन ले, टच नहीं कराया, बिल्कुल भी टच अपन ने नहीं करा। तीसरे स्टेप में क्या काम कर, ये रही टेस्ट ट्यूब, ये रही बॉडी, छोटी बड़ी हो जाए टेंशन मत लेना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब तू क्या काम कर, इस बॉडी को अर्थ कर दे। ये अर्थिंग का सिंबल है। क्या कर दे? अर्थ कर दे। अर्थ करने का मतलब समझता है? कक्षा 10, नीली तार, लाल तार, हरी तार, कुछ याद आया? हरी तार काहे के लिए होती है? काहे के लिए होती है? अर्थिंग का मतलब क्या है? अर्थिंग का मतलब क्या है? सारा चार्ज कहां चला जाए? जमीन। अब सुन, अर्थ इज कंसिडर्ड अ वेरी लार्ज रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थ को इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा रिजर्वायर माना जाता है, क्योंकि सारा चार्ज सोख लेती है। अर्थ समुद्र की तरह है, इसको कितना ही चार्ज दे दो या इससे कितना ही चार्ज, इस पे कोई फर्क। तो जैसे ही तू इसे अर्थ करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। कुछ बेवकूफ किताबों में तुझे ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि पॉजिटिव चार्ज यहां से जाएगा जमीन में और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मैं ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता। वो किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के। इसलिए मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे और इसे क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज। जैसे ही ये न्यूट्रलाइज होगा, फोर्थ स्टेप जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। बॉडी अभी भी पास रखी है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और अभी भी तूने इसको अर्थ कर रखा है। क्या कर रखा है भाई? अर्थ। और अब लास्ट स्टेज में क्या काम कर मेरे भाई, टेस्ट ट्यूब को दूर ले जा वापस से, और अपनी जो बॉडी है उसको भी दूर ले जा। जैसे ही तू दूर लेके जाएगा, अर्थिंग हटा दे, ये जो नेगेटिव चार्ज है अब इस पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ध्यान लगा के देख,
जब तू चला था तो बॉडी न्यूट्रल थी, अब तेरे पास कैसी बॉडी आ गई है? नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्या तूने टच कराया? इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंडक्शन। यार हाँ ना बोलो, बात पल्ले पड़ी? पक्का? जरा उतारो, फिर कुछ सवालों पे गौर करेंगे इसके। देखते हैं हमने लिख रखे हैं कि नहीं। हमने तो नहीं लिखे, वो वाले तो नहीं लिखे, सीधे कूलम्स लॉ पे आ गए। तो चलो, तुमको असाइनमेंट पकड़ाया अपन ने, देना तो इनकार किया। अबे असाइनमेंट देना, जरा बुरा पीछे। जैसे एक सवाल है इस असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 7, और वो कहता है भाई किसी भी बॉडी को चार्ज करने का बेस्ट मेथड कौन सा है और क्यों। अब मैं तुमसे पूछता हूं, अपन ने बॉडी को चार्ज करने के दो मेथड पढ़े, एक कंडक्शन और दूसरा, बता कंडक्शन और इंडक्शन में से कौन सा मेथड बेस्ट है? और जो बोले उसके पीछे का कोई लॉजिक बोलियो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं चलेगा कि क्यों बेस्ट है, कंडक्शन या इंडक्शन। कितने लोग कह रहे हैं कंडक्शन, इंडक्शन बाकियों को कुछ मालूम नहीं। क्यों भाई कंडक्शन क्यों भैया? अच्छा फ्लो करा देगी चार्ज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। इंडक्शन बेस्ट मेथड। अब सुन लो क्यों, ध्यान से देखो। कंडक्शन लास्ट क्लास में पढ़ाया था। कंडक्शन में क्या हुआ था कि एक बॉडी थी जिसपे चार्ज कितना था, उसको एक बॉडी से टच कराया, टच कराने के बाद इस पे खुद पे कितना रह गया था? ओहो, मान ले इसको 20-30 बॉडी से टच करा दे, इस पे खुद पे कितना रह जाएगा? ना कि जब ये खुद ही कंगला हो जाएगा, ये किसे चार्ज करेगा? लेकिन यहां देख, ये सोर्स है, इस टेस्ट ट्यूब के चार्ज पे शुरू से लेकर के आखिर तक कोई फर्क पड़ा? इसका मतलब एक टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करके बहुत सारी बॉडीज को क्या किया जा सकता है? चार्ज। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने का बेस्ट मेथड इंडक्शन। क्या हुआ? लिख ले, इंडक्शन इज द बेस्ट मेथड टू चार्ज अ बॉडी। लिख ले चिलगोजे, इंडक्शन इज द, क्या चाहिए पता? तो क्या हो गया, उसमें भी तो वायर चाहिए, कंडक्शन में भी तो, उसमें नहीं चाहिए? उसमें भी चाहिए। हाँ इजी नहीं है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इजी चीज है आर्ट्स और कॉमर्स में। हमें बस ये देखना है कि हमारे लिए इफेक्टिव क्या ज्यादा है। तो हमारे लिए इफेक्टिव इंडक्शन ज्यादा है, ठीक है। इसका रीजन भी लिखेंगे। क्या बोला था मैंने, भूल गया मैं, बताओ क्या बोला? इंडक्शन इज द बेस्ट मेथड टू चार्ज अ, बिकॉज अ सेम सोर्स, रीजन भी लिख लो, बिकॉज अ सेम सोर्स can be used to charge different bodies। एक सोर्स का इस्तेमाल करके बहुत सारी बॉडीज को चार्ज किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। एक और सवाल ले, सवाल भी लिख ले साथ के साथ, सवाल ले, कैन अ चार्ज्ड बॉडी, सवाल ले, can a charged body attract, can a charged body attract a neutral body? Question mark। क्या एक चार्ज्ड बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? हाँ कि ना? हाँ भैया। कितने लोग कह रहे हैं ना? कितने लोग कह रहे हैं हाँ? कर सकती है अट्रैक्ट। कौन से मेथड से? लिख लिया आंसर, यस थ्रू इंडक्शन, यस थ्रू इंडक्शन, यस थ्रू। हो गया। एक और सवाल, एक और सवाल, कैन टू सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज, लिख क्वेश्चन, कैन
कैन टू सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर? कैन टू सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर? क्या दो एक जैसी चार्ज हुई बॉडीज, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं? अरे हाँ ना बोलो। अरे कितने लोग कह रहे हैं हाँ, कितने लोग कह रहे हैं ना? आंसर है हाँ। यही है, यही है, यही है फिजिक्स का मजा, यही है जीवन का मजा, यही है। उत्तर लिखो यस। अरे अभी हम समझाता हूं दादा, तुम उत्तर तो लिखो यस थ्रू इंडक्शन, यस थ्रू इंडक्शन। ले वो आओ समझो जरा, आओ इधर देखो। मान लो ये एक बॉडी है, हाँ बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। कैसी चार्ज्ड है? ओहो प्लस 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 प्लस। एक और बॉडी है, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। कैसी चार्ज्ड है? प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। एक और छूट, एक और छूट। कैसा चार्ज है इस पे? 4 प्लस 3 माइनस। कैसा चार्ज है इस पे? इस पे कैसा चार्ज है? इस पे कैसा चार्ज है? जब इसको इसके पास लाएगा तो मुझे लगता है क्या कि जो नेगेटिव है इधर आ जाएंगे और ये जो पॉजिटिव है ये, क्या अब इन दोनों के बीच में इंडक्शन की वजह से अट्रैक्शन नहीं होगा? क्या होना चाहिए ना? तुम्हारे दिमाग में मिसकॉन्सेप्ट है। तुमको लगता है एक बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या उसका मतलब ये हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं? ये थोड़ी है। पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। पर ये काम होने के लिए एक कंडीशन जरूरी है जो तुमको डायग्राम पे दिख रही होगी। एक बॉडी बड़ी है, दूसरी बॉडी, एक बॉडी पे चार्ज क्या होना चाहिए? ज्यादा, और दूसरी बॉडी पे चार्ज क्या होना चाहिए? कम। ये लिख ले ब्रैकेट में, चित्र बना के। एक बॉडी बड़ी होनी चाहिए और एक बॉडी छोटी। काम की बात पे और इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेडिंग लिखें कूलम्स लॉ, अंधाधुंध न्यूमेरिकल इस पर है। हेडिंग लिखें कौन सा लॉ? कूलम्स लॉ। आई अरे बिल्कुल एकदम सच सच, कोई मतलब नहीं भी आता होगा तो चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग जानते हैं कि कूलम्स लॉ क्या होगा? 12वीं का नहीं, 10वीं का। ये कह रहा 10वीं में कूलम्स लॉ नहीं था। हाँ कौन सा पढ़ेगा ना, अभी याद आ जाएगा। 10वीं में कूलम्स लॉ था। सच सच बताओ कितने लोगों को याद है? प्राण निकल गए, छोड़ो, भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। मान लो ये एक चार्ज है Q और मान लो ये भी एक चार्ज है Q2। अब तुम लोग खुद चिल्ला चिल्ला के ये बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। यानी कि अगर अट्रैक्शन है या रिपल्शन है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स तो लग रही होगी। फोर्स जो तुमने 11th क्लास में पढ़ी,
जो तुमने कौन सी क्लास में पढ़ी? 11th क्लास। भाई इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रही है। अगर मैं ये मान लूं कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो r है, अगर मैं ये मान लूं कि इन दोनों के बीच की दूरी है वो r है, तो भाई कैसे पता लगाएं कि इनके बीच में कितनी फोर्स लग रही है? ये पता लगाने का काम सबसे पहले किया कूलम्ब ने। कूलम्ब इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। उसने एक्सपेरिमेंट किए। क्या किए? और एक्सपेरिमेंट करके उसने पता लगाया कि भैया इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के प्रोडक्ट पे। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। फिर उसने एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया कि ये जो फोर्स है F ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो? R बढ़ेगा फोर्स, R घटेगा फोर्स वो बढ़ेगा। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें फ्रॉम वन एंड टू, तो मेरे हिसाब से फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी Q1 डॉट Q2 अपॉन में R के, और प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो इक्वलिटी आएगी। और इक्वलिटी अगर आती है, सपोज करो, तो एक कांस्टेंट भी साथ में लगेगा। कांस्टेंट को बोल देते हैं K, Q1 डॉट Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, जिसमें कि K एक कांस्टेंट है और इसका एक नाम है भैया, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। लेकिन उतारो नहीं, समझो, कूलम लॉ क्या हर चार्ज पे लगेगा? या कूलम लॉ को लगाने की भी कोई लिमिटेशन है? लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है बता भाई चंदन? ऑनलाइन होना चाहिए चार्ज, ऑफलाइन अनलाइक होने चाहिए। अच्छा गुड, मेरे को सुना कह रहा चार्ज ऑनलाइन होने चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान रखने योग्य, क्या हिंदी लिखा है, बातें, ध्यान रखने योग्य बातें कब? जब कूलम लॉ लगाना हो। पहली बात, चार्जेस मस्ट बी पॉइंट बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? बड़ा चार्ज होगा तो कूलम्स लॉ, और अगर लगेगा भी तो आंसर क्या आएगा? गलत। पहली बात। दूसरी बात, चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। चार्जेस किसमें होने चाहिए भैया? अगर एक भी चार्ज चल रहा होगा तो किसी भी हाल में कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। कूलम लॉ को अप्लाई करने के लिए दो नियम है कि चार्जेस क्या होने चाहिए? छोटे, और चार्ज रुका हुआ हो। चार्ज कैसा हो? अरे तुम वैसे भी क्या पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्ज है, तभी तो कूलम्स लॉ पढ़ा रहा है यार। हाँ ना तो बोल, बात समझ में आई? तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब इस K की वैल्यू, K की वैल्यू अबे स्कूल में पढ़ रहे हो ना? एप्सिलॉन नॉट। आओ बैठो, शाबाश, गलत जवाब।
और कोई? के की वैल्यू डिपेंड करती है, सुन, वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन दो बातों पे। पहली बात, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस, कि इन दोनों चार्ज के बीच में क्या है। हो सकता है इन दोनों चार्ज के बीच में हवा हो, पानी हो, कुछ भी हो सकता है ना, उस पर डिपेंड करती है। और दूसरा डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। किस पे डिपेंड करती है भाई? ओहो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स जानते हो? कक्षा 11, द एफपीएस सिस्टम, द सीजीएस सिस्टम, द एमकेएस सिस्टम, द ऐसा। बेटा जो पढ़ा दिया वो भूल नहीं सकते, 9वीं 10वीं नहीं है, पुराना याद रखना पड़ेगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है जिक्रा? किस पे डिपेंड करती है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कैसे? अगर मैं बात करूं सीजीएस सिस्टम की, तो के हमेशा क्या रहेगा? सीजीएस सिस्टम में के हमेशा क्या रहेगा? लेकिन अगर मैं बात करूं एसआई सिस्टम की, जिसमें हम डील करते हैं जनरली, अब ध्यान से, अगर मैं बात करूं एसआई सिस्टम की, तो के की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बालक जो बता रहा था अभी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कान एकदम खड़े हो गए। एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई? सुन, समझ, एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देख, हर चीज की अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने देने की एक लिमिट होती है। कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा पास होने देगा और कोई सब्सटेंस कम। उदाहरण के तौर पे अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो गोल्ड बेस्ट कंडक्टर है, वो हीट को आसानी से जाने देता है, लकड़ी नहीं जाने देती। तो जैसे कंडक्शन है, वैसे ही हर एक सब्सटेंस अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्या कराता है? पास। कोई कम कराता है, कोई। ये वैल्यू किसकी है? वैक्यूम की। फ्री स्पेस का मतलब क्या है? वैक्यूम। मतलब वैक्यूम में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकता है, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं क्या? एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10 की पावर स्कूल में बेटा क्या सत्यनारायण भगवान की कथा में जाते हो बैठने हैं? स्कूल ही निकले। -12 यूनिट नहीं लिख रहा हूं अभी, मैं नहीं चाहता तुम लोग रट्टा मारो, हम डिराइव करेंगे। क्या कर लेंगे? डिराइव। अब सुन, अगर ये वैल्यू, ध्यान से सुनियो, अगर ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं यहां से उठा के यहां रख दूं और 4 की भी वैल्यू डाल दूं, पाई की भी वैल्यू डाल दूं और इसे सॉल्व कर दूं पूरे को, तो सॉल्व करने पे के की वैल्यू जो आती है वो आती है 9 गुणा 10 की पावर 9। के की वैल्यू क्या आती है? 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ यूनिट फिर से नहीं लिख रहा हूं, तू याद कर लियो। मतलब कि जब तू कैलकुलेशन करेगा और तुझे के की वैल्यू रखनी होगी तो ये वैल्यू रख दे, सीधी तरह आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोल यार। मतलब कि अगर फोर्स का फॉर्मूला एसआई सिस्टम में लिखूं, राइटिंग इन एसआई, तो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बनेगा? Q1 Q2
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये फोर्स का फॉर्मूला बना। यूनिट तू निकालेगा, मैं निकाल के बताऊं? मैं निकाल दूं? मैं निकाल देता हूं। बड़ा मुश्किल काम है यूनिट निकाल पाना। देखो आप, फोर्स का फॉर्मूला चिलको जो क्या बना, K Q1 Q2 बटे R का 1/4πε0 को K लिख लिया, तो K का फॉर्मूला बना यहां से क्या बनेगा, FR स्क्वायर अपॉन में Q1। चल ले भाई यूनिट निकालते हैं, चल यूनिट निकालें, चल बोल फोर्स की यूनिट बोल, फोर्स की यूनिट पक्का। R तो दूरी है, दूरी की यूनिट तो मीटर का, चार्ज की यूनिट तो कूलम इंटू कूलम, तो यूनिट क्या बन गई बेटे K की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बनेगी बेटे इसकी बिल्कुल उल्टी। अरे K का फॉर्मूला क्या था, 1/4π, इसकी कोई यूनिट होती नहीं, इसकी कोई यूनिट होती नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट इसकी बिल्कुल इनवर्स होगी ना। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बनेगी, चल n-1 m-2 C2। ऑल क्लियर है? ओए तो ये तो 11वीं क्लास से कर रहा हूँ। चल डायमेंशन भी निकाल दे जल्दी, अभी देख, अभी प्राण निकलेंगे। चल डायमेंशन बोल, फोर्स के डायमेंशन बोल। ml2t-2 है ना ml2t-2 ना। कितने लोग कह रहे हैं ये सही है? हाथ खड़े करना जरा। सही नहीं है ये? सही है ना, देखा मिला, ये गलत है ये। तो ml2 होती है, यार यही तो है। एक स्क्वायर में अंतर ही नहीं पता चल रहा भाई को। मैं बोल रहा हूँ ml2t-2। ओहो, पान का नशा ऐसा ही होता है। mlt-2 r बोल डायमेंशन। अरे बोलना भाई, L तो L का स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा ये नहीं पूछूंगा, चार्ज की नहीं पता होगी, देख मैं बताता हूँ। चार्ज की डायमेंशन होती है AT। क्या होती है? A फॉर एम्पेयर, T फॉर टाइम, टेम्परेचर नहीं, T फॉर टाइम। टेम्परेचर को K या थीटा लिखते हैं, ठीक है? यहाँ टेम्परेचर का कोई काम ही नहीं है। तो AT इंटू AT क्या हो गया, A स्क्वायर T स्क्वायर। ले सॉल्व कर ले, फालतू की बात। ये देख ml3 तो ये हो गया, T2 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा T माइनस A माइनस, सही है। और एप्सिलॉन नॉट की इसकी बिल्कुल उल्टी, तो m-1 l-3 T4 A स्क्वायर। हाँ ना बोल भाई, ये नीट में आया 3 बार। पूछ रही है डायमेंशन, बोले भाई परमिटिविटी की डायमेंशन बताओ, रट ले इसको, m-1 l-3 T4। और अगर ना रट पाए तो भाई निकालनी कैसे है वो मैंने तुझे सिखा दी। हाँ ना बोल यार, बात पल्ले पड़ी, उतारियो जरा जानकारी। इन सवालों को हम कहते हैं भाई कॉन्फिडेंस बूस्टर क्वेश्चन। लगभग सबसे हो जाने चाहिए, जिससे नहीं हो रहे वो घर जाए, शीशे के सामने खड़ा हो और गाना गाए, मैं ऐसा क्यों। सवाल, 2 कूलम्ब का चार्ज, 3 कूलम्ब का चार्ज, 2 मीटर की दूरी, बोलो फोर्स। गोली की रफ्तार से आंसर चाहिए। फालतू सवाल जल्दी करो। 2 कूलम्ब का फोर्स की वैल्यू, K की वैल्यू रख, K की वैल्यू रखते हैं। अब आगे बैठा पिटेगा खाम K की वैल्यू रखो 27 इंटू 10 की पावर 9। हाँ भाई, अरे बोलो वैल्यू। 27/2 तेरे को डिवाइड करना नहीं आता? नहीं आता? 27 इंटू 10⁻⁹ बोल रही है कन्या, तेरा 13.5 आ रहा है बे। कन्या भी 27 बोल रही है, उसने भी 27 बोला, दोनों पिटेंगे बेटे, पक्की बात।
क्या रहा आंसर? 13.5 इंटू 10⁻। ले भाई, अभी तो फॉर्मूला बताया F बराबर, अब देख ले IS में आ सकता सवाल, K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, K की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9, 2 गुणा 3 बटे 2 का स्क्वायर 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 27 बटे 2 13.5 गुणा 10 की पावर 9। खत्म। क्या करता जी? गणित पक्का करो जी। एग्जाम्पल 1 टाइम पास क्वेश्चन, टाइम पास क्वेश्चन एक और एग्जाम्पल 2, एक चार्ज 4 कूलम, एक चार्ज -4 कूलम, दूरी 4 मीटर, बोल फोर्स, जल्दी बोल, जल्दी बोल। प्लस माइनस, प्लस माइनस, मैं निकालूं, फोर्स निकालूं, पक्का। के की वैल्यू चार्ज 4, यहाँ 4 बटे 4 का स्क्वायर, 4 गुणा 4 टिंग टिंग, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन। प्लस का, माइनस का नहीं, माइनस का लिख सितारा लगा के, इसलिए दिया था सवाल, लिख सितारा लगा। सितारा समझता है? सितारा बोले तो स्टार, सितारा लगा और लिख। इलेक्ट्रिक फोर्स, लिख ध्यान से, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते समय, की वैल्यू निकालते समय प्लस माइनस का साइन, प्लस माइनस का साइन कंसीडर नहीं किया जाता, कंसीडर नहीं किया जाता। जबकि पोटेंशियल निकालते टाइम, जो कि तीसरा चैप्टर है, उसकी भी बात अभी कर लो, जबकि पोटेंशियल निकालते टाइम साइन कंसीडर किया जाता है, पोटेंशियल निकालते टाइम साइन कंसीडर किया जाता है। बात समझ में आई क्या बोल रहा है मैं? दो क्वांटिटी, फोर्स और अगले चैप्टर में आएगा फील्ड, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते समय प्लस माइनस नहीं लेना होता। लेकिन तीसरे चैप्टर में आएगा पोटेंशियल, उसकी वैल्यू निकालते समय प्लस माइनस लेना होगा। हाँ, अगर सुन बात को, मैं फोर्स की वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, टोटल फोर्स लिख रहा हूं वेक्टोरिकली। कैसे लिख रहा हूं? तब मैं प्लस माइनस लगाऊंगा। तो इस केस में ये फॉर्मूला ये बनता, पर उसमें डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी, आई कैप जे कैप के कैप ऐसे करके, और उससे कोई तेरा काम नहीं है। तुझे तुझसे वैल्यू पूछी जाएगी, तुझसे क्या पूछी जाएगी? वैल्यू। अरे यार हाँ ना तो बोल, क्या तुझे ये बात समझ में आई? पक्की बात। एक सवाल करा दूं, अच्छा एक सवाल, फिर असाइनमेंट भी तो देना है। एक सवाल एनसीईआरटी से ढूंढ के लाए, सॉल्व्ड एग्जांपल है, सुन लो पहले सवाल को। मान ले ये ट्राइंगल और ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन होता है भाई? जिसकी सारी साइड, इधर चार्ज रखते हैं Q, इधर भी Q, इधर भी Q। एक लाइन यहां से परपेंडिकुलर, एक लाइन यहां से परपेंडिकुलर, एक लाइन यहां से परपेंडिकुलर। ये पॉइंट क्या हुआ? क्या हुआ ये पॉइंट? सेंट्रोइड। क्या हुआ? अरे हाँ ना तो बोल। अगर मैं कहूं कि साइड L है, तो पता लगा इन तीनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट O पे टोटल फोर्स कितनी लगेगी? ये A, ये B और ये। कैलकुलेट
नेट फोर्स एट ओ। सुन, मैं बताऊंगा कैसे करना, दिमाग में तो करेगा कैसे वो समझ। कैलकुलेट नेट फोर्स एट ओ। सबसे पहली बात, जिस किसी भी पॉइंट पे एग्जामिनर नेट फोर्स पूछे तुरंत वहां पे +1 कूलम का चार्ज रख। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। सवाल करने के लिए समझ लो, जहां कहीं भी पूछे वहां पे +1 कूलम का चार्ज रख दो और फिर सोचो कि इस +1 कूलम के चार्ज के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा। ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। फोर्स स्केलर है कि वेक्टर है? क्या 3 फोर्सेस का एक साथ रिजल्टेंट निकाल सकता है? क्लास 11 मैंने बोला था वेक्टर 12वीं में भी चलेगा। क्या 3 फोर्सेस का एक साथ रिजल्टेंट निकाल सकता है? नहीं, 2-2 करके निकलती हैं। अरे रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई, ऐसे देख रहे हो जैसे गुर्दे उधार मांग लिए। a² + b² + 2ab cos। तो यहां पे 2 ही तो क्वांटिटी है, 2 का रिजल्टेंट निकलता है, 3 का रिजल्टेंट नहीं निकल सकता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश बाबा। आओ तो 2-2 करके सॉल्व करते हैं। ऐसा करते हैं, इसे भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको और इसको देखते हैं। ये पॉजिटिव है, ध्यान से समझना। ये भी, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल? अगर ये इसे रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन, इसके ऊपर फोर्स मेरे हिसाब से ऐसे ही लगनी चाहिए। ये दूर भगाएगा इसे अपने से, होट नहीं आया। अगर ये नेगेटिव होता तो ये इसे क्या करता और अट्रैक्ट करता, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आती? अंदर को। लेकिन क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन कहां जाएगी? ऐसे ही ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव को अट्रैक्ट या रिपेल, तो इसके ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन यही होगी भैया। हाँ ना बोल। इस फोर्स को मैं कह दूं FB और इस फोर्स को मैं क्या कह देता हूं? FC। अब मुझे FB और FC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले गणित में एक बात बता। मुझे ऐसा लगता है OA बराबर होगा OB के, और ये किसके बराबर होगा? भाई सेंट्रोइड है, कक्षा 9। कौन सी कक्षा? ये दूरियां क्या होंगी? बराबर। मैं इसे x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? चल अब FB निकालते हैं। आ जा जरा। कूलम्स लॉ से। कौन से लॉ से? लॉ क्या था? K Q1 Q2 अपॉन, तो K Q यहां पे कितना चार्ज है? 1 डिवाइड बाय OB। OB हमने क्या मान लिया? X का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। FB निकल गया। अरे यार हाँ ना बोलो। बिल्कुल ऐसे ही क्या FC भी निकाल दें? सेम फॉर्मूला, कूलम्स लॉ लगा के, K गुणा में Q गुणा में डिवाइड बाय, ये तो बराबर आ गए। ये क्या आ गए? एक काम करें, बराबर आ गए तो इसकी वैल्यू को मान लें। क्या माने बता? अल्फा। वो अल्फा लेट कर लेना यार, कैलकुलेशन इजी होगी। इसे अल्फा मान लिया तो ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा। अब अपने को इसका और इसका क्या निकालना पड़ेगा? रिजल्टेंट। क्या निकालना पड़ेगा? रिजल्टेंट। ओहो हो, रिजल्टेंट फोर्स F' क्या निकलेगी? √ऑफ FB का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर प्लस 2FB FC इनटू में कॉस। एंगल 60 डिग्री। गलत जवाब, 120 डिग्री। क्यों? ये 60 तो ये 120 डबल होता है। थ्योरम ये 60 तो ये, और ये 120 तो ये
120 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली तो कॉस 120। अरे यार नहीं आया तो वैल्यू रख दे, अल्फा अल्फा रख लू ना, अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर कॉस 120, चल छोड़, माइनस 1/2 कॉस 120 माइनस 1/2, 2 ने 2 को एफ डैश कितना आया अंडर रूट ऑफ अल्फा अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो एफ डैश क्या आ गया अल्फा, एफ डैश क्या आ गया, बहुत बढ़िया, एफ डैश क्या आ गया, अच्छा एफ डैश अल्फा आ गया। डायरेक्शन बोल, ये एफ सी ये एफ बी, रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इनके बीचों बीच ऐसे, और ऐसे बीचों बीच क्यों आया, क्योंकि दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर ना होती तो बीचों बीच नहीं आता। ये हो गया एफ डैश, इन दोनों की कहानी खत्म, किसकी कहानी रह गई, एक ही रह गई। अब सोच, ए पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अट्रैक्ट के रिपेल, अट्रैक्ट के रिपेल, तो ये इस पे इधर को फोर्स लगाएगा ना भाई, और इस फोर्स को अपन क्या मान लें, अब एफ ए क्या मान लें, एफ ए की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट, कौन से लॉ से, मर गए प्राण निकल गए, एफ ए की वैल्यू किससे, कूलम्स लॉ से, के क्यू डिवाइड बाय दूरी एक्स, ओहो तो ये भी किसके बराबर आया, किसके बराबर आया, यानी कि तू ध्यान से समझ, ओ पॉइंट पे एक फोर्स ऊपर जा रही है और एक फोर्स, ये पॉइंट है ओ, ये फोर्स है एफ डैश, इसकी वैल्यू क्या आई थी, ये फोर्स है एफ ए, इसकी वैल्यू क्या आई, इन दोनों के बीच का एंगल, नेट निकालने के लिए जोड़ूं घटाऊं, देखो मर गई यहीं पे, जोड़ूं घटाऊं, एक काम करो, एक काम करो, तुम कुछ मत करो सर, यहां एंगल क्या रख दो 180, जब यह एंगल 180 रखोगे ना, जैसे ही 180 रखेगा नेट फोर्स क्या आ जाएगी, नेट फोर्स क्या आ जाएगी, आई बात समझ में। अभी पहुंचू, एक बात सोच, बार बार समझाता हूं, इधर से किसी ने मेरे को खींचा 10 न्यूटन से, और फिर इधर से भी खींचा 10 न्यूटन से, बोल मैं कहां जाऊंगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या आ रही है, तूने जोड़ा घटाया, क्यों घटाया, क्योंकि डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन क्या थी, बराबर थी, तो घट के आंसर क्या आ गया, मतलब ओ पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। 3 नंबर का न्यूमेरिकल है, मस्त एकदम।